हेलो बच्चा, आप सभी लोगों का स्टडी 91 पर स्वागत है। आज की क्लास हमारी लॉजिकल रीजनिंग की अगली क्लास होने वाली है, जिसका नाम है कथन एवं तर्क, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट एवं आर्गुमेंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि इस टॉपिक के लिए आपका जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, किसको स्टेटमेंट कहते हैं और फिर तर्क किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आएंगे अपने तर्क पर। तो देखिए अगर स्टेटमेंट की बात किया जाए तो इस टॉपिक के लिए जो आपका स्टेटमेंट होगा वो कोई ना कोई इशू होगा, कोई ना कोई क्या होगा बच्चा, इशू होगा, कोई ना कोई क्या होगा बच्चा, मुद्दा होगा। ठीक है, जिस पर आपकी राय पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, तो इस टॉपिक के लिए जो आपका स्टेटमेंट होता है वो कोई ना कोई मुद्दा होता है, कोई ना कोई इशू होता है। वो करंट का हो सकता है, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके क्लास से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। तो किसी भी मुद्दे पर जो आपसे बात की जाती है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, स्टेटमेंट कहलाता है। और मुद्दा किसी चीज से रिलेटेड हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, ठीक है, मनोरंजन से रिलेटेड हो सकता है, खेल से रिलेटेड हो सकता है, पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है। तो किसी मुद्दे पर जो आपसे राय ली जाती है, ठीक है, तो वो मुद्दा आपका क्या कहलाता है, स्टेटमेंट कहलाता है। और जो आप अपनी राय देते हो वो आपका क्या कहलाता है, तर्क कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इस टॉपिक के लिए जो स्टेटमेंट होगा वो कोई ना कोई क्या होगा बच्चा, इशू होगा, कोई ना कोई क्या होगा, मुद्दा होगा। और मुद्दा किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। मुद्दा आपका राजनीतिक भी हो सकता है, मुद्दा आपका राजनीतिक भी हो सकता है, मनोरंजन से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, पढ़ाई से भी रिलेटेड हो सकता है, खेल से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, किसी से भी देश विदेश से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, और इस मुद्दे के संदर्भ में जो हम अपनी एडवाइस रखते हैं, जो हम अपनी राय रखते हैं, ठीक है, जो हम अपनी राय रखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, तर्क कहलाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इस टॉपिक के लिए जो आपका स्टेटमेंट हो गया वो एक मुद्दा हो गया, वो एक इशू हो गया, और उस मुद्दे के संदर्भ में जो हम अपनी राय रखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, तर्क कहलाता है। ये बताइए बच्चा कि अगर कोई मुद्दा है, कोई इशू है, और जो हम अपनी राय रखते हैं वो तो हम अपने समझ से तो सही रखेंगे भाई। अगर हम अपनी जो राय रखें, मान लीजिए हमसे आपने पूछा कि क्या करंट में जो किसान बिल आया हुआ है वो क्या है, उस मुद्दे पर आप अपनी राय रखिए। तो भाई मैं अगर उसके कुछ चीजें बताऊंगा तो मेरे हिसाब से तो वो चीजें क्या होंगी, सही होंगी। कोई अगला बच्चा उसके विषय में कोई अपनी राय रखेगा तो वो भी अपने हिसाब से सही होगा। ठीक है, तो आर्गुमेंट कभी सही गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, आर्गुमेंट जो होता है भाई, अगला बंदे अपना राय रखा वो भी अपनी जगह पे सही है, अगला बंदा अपनी राय रखा वो भी अपने जगह पे सही है। तो आर्गुमेंट कभी सही गलत नहीं होता है, आर्गुमेंट हमेशा वीक और स्ट्रांग होता है। ठीक है, आर्गुमेंट जो होता है वो कभी सही गलत नहीं होता है, आर्गुमेंट हमेशा क्या होता है, वीक और स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो आपकी राय होगी वो कभी सही गलत नहीं होती। आपकी राय कमजोर और प्रबल, मतलब दुर्बल और प्रबल हो सकती है, ठीक है, लेकिन कभी आपकी राय सही और गलत नहीं होगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर हम आर्गुमेंट की बात करें, अगर हम मुद्दे की बात करें, अगर हम आर्गुमेंट की बात करें बच्चा, तो जो आपका आर्गुमेंट है जिसको आप कहते हैं तर्क, ठीक है, तर्क सही गलत नहीं होता है। तर्क क्या होता है, तर्क प्रबल होता है, जिसको कहते हैं स्ट्रांग, और क्या होता है, दुर्बल होता है, जिसको कहते हैं वीक। ठीक है, अब आपको पहचानना होगा कि आप स्ट्रांग, ये वीक है, WEAK, वीक। ठीक है, इसको सही से, ठीक है, तर्क आपका क्या होता है, स्ट्रांग और वीक। अब आपको यह जानना होगा कि आखिर कौन सी हम अपनी राय दें, कौन सा हम अपना तर्क रखें जिसको आप
स्ट्रांग मानोगे और किस तर्क को, किस राय को आप वीक मानोगे। ऐसा क्या उसके अंदर पाया जाना चाहिए कि आप उसको स्ट्रांग कंसीडर करोगे, और ऐसा क्या उसमें मौजूद नहीं होगा जिसकी वजह से आप उसको वीक कंसीडर करोगे, दुर्बल कंसीडर करोगे। ठीक है, तो देखो, अगर आपकी राय स्ट्रांग कब मानी जाएगी, जब वह, पहला तो यह है कि वो सार्वभौमिक सत्य हो। पहला क्या होना चाहिए, वो सार्वभौमिक सत्य हो। सार्वभौमिक सत्य जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं बच्चा, यूनिवर्सल ट्रुथ। मतलब अगर आप किसी विषय के संदर्भ में कोई अपनी एडवाइस दे रहे हो, कोई अपनी राय रख रहे हो, और वो जो चीज आप बोल रहे हो अगर वो वह यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वो हमेशा क्या माना जाएगा, स्ट्रांग माना जाएगा। जैसे अगर आपने बोला कि गंगा भारत की पवित्र नदी है, ठीक है, गंगा भारत की क्या है, पवित्र नदी है, तो भाई ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है भारतीयों के लिए कि जो गंगा माँ है वो भारत के लिए सबसे क्या है, पवित्र नदी है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमको, अगर ये चीज हम बोलते हैं, कोई पूछा कि बताइए कि गंगा के विषय में आप बताइए, अगर हमने बोला कि गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो ये जो हमारी राय है, ये जो हमारा तर्क है, ये हमेशा क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार दूसरा, अनुभव आधारित तर्क। अनुभव आधारित तर्क, ठीक है, अनुभव आधारित तर्क। और ये अनुभव किसी का भी हो सकता है, टीचर्स का हो सकता है, ठीक है, पॉलिटिशियंस का हो सकता है, ठीक है, हमारे किसी मित्र का हो सकता है, ठीक है, ग्रेट लीडर्स का हो सकता है, ये अनुभव किसी का भी हो सकता है। तो अगर आप किसी के अनुभव के आधार पर कोई तर्क रखते हो, कोई आप आर्गुमेंट रखते हो, तो वो आर्गुमेंट हमेशा क्या माना जाएगा, स्ट्रांग माना जाएगा। जैसे अगर आपसे कहे कि आजादी की लड़ाई में अहिंसा का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, और गांधी जी ने उस पर चलकर हमें आजादी दिलवाई थी, ठीक है, तो अब यहां पर जो आपने तर्क दिया वो किसके अनुभव पर आधारित है, गांधी जी के अनुभव पर आधारित है कि कहीं ना कहीं अहिंसा का रास्ता अपनाने पर दो गुटों के बीच में अगर लड़ाई हो रही हो तो वो लड़ाई क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अनुभव हमको दिखाई दिया था जब हमारे यहाँ विदेशी शासक राज्य कर रहे थे, तो गांधी जी ने इस मार्ग पे चल के अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया था और कहीं ना कहीं आजादी क्या करी थी, दिलवाई थी। ठीक है, तो अब यहां पर ग्रेट लीडर का अनुभव काम किया, किसका, गांधी जी का। ठीक है, तो अगर हम किसी ग्रेट नेताओं के, ठीक है, ग्रेट पॉलिटिशियन के, ग्रेट टीचर्स के, फ्रेंड्स के किसी भी अनुभव के आधार पर अगर हम कोई तर्क रखते हैं तो वो तर्क हमेशा क्या माना जाएगा, स्ट्रांग माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो जो आपका तीसरा है वो है, तीसरा जो है आपका बच्चा वो है आपका तथ्यों पर आधारित तर्क। तथ्यों पर आधारित तर्क, ठीक है, तथ्यों पर आधारित तर्क। ठीक है, अगर आप कोई तर्क, ठीक है, अगर आप कोई तर्क किसी एविडेंस के साथ दे रहे हैं, अगर आप कोई तर्क किसी सबूत के साथ, किसी तथ्य के साथ पेश कर रहे हैं, तो उस तर्क को हमेशा क्या माना जाएगा, स्ट्रांग माना जाएगा। जैसे अगर आपने बोला कि पिछले 3 सालों में बेरोजगारी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, अगर आप कोई बंदा ये बोला कि पिछले 3 सालों में बेरोजगारी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, और कोई बंदा ये कह रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार सन 2014 में बेरोजगारी इतने % थी, और टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बेरोजगारी इतने % बढ़ गई, तो अगर कोई ऐसा तर्क रखता है जो किसी तथ्य का हवाला देता हो, किसी एविडेंस अपने विषय के संदर्भ में कोई अपना तथ्य पेश करता हो,
तो वो तथ्य हमेशा क्या माना जाएगा बच्चा, स्ट्रांग माना जाएगा। ठीक है, अगला जो लास्ट है आपका गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा या गवर्नमेंट पर जो आधारित आपका तर्क होगा, जैसे गवर्नमेंट अगर किसी चीज को पेश कर रही है, अगर गवर्नमेंट किसी चीज को लेके आ रही है, किसी चीज को आपके सामने रख रही है, तो उसकी उस बात को आप कभी भी गलत नहीं कहोगे, उसको 100% हमेशा क्या मानना है, सत्य मानना है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट के बातों पर आधारित कोई आप तर्क रखते हो, ठीक है, तो वो तर्क हमेशा क्या माना जाएगा बच्चा, उस तर्क को हमेशा मानेंगे आप स्ट्रांग। ठीक है, तो अगर ये 4 चीजें पाई जाती हैं अगर आपके आर्गुमेंट में, तो आपका आर्गुमेंट हमेशा क्या होगा, प्रबल होगा। कौन कौन सा क्या हो गया बच्चा, एक सार्वभौमिक सत्य हो गया, दूसरा अनुभव पर आधारित हो गया, तीसरा तथ्यों पर आधारित हो गया, और चौथा गवर्नमेंट का डिसीजन, गवर्नमेंट का ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि दुर्बल किस केस में आपका तर्क वीक होगा, दुर्बल होगा। ठीक है, तो पहला आपका इसमें है, दुर्बल की लाइन में पहला आपका कौन सा होगा, तो पहला होगा अस्पष्ट तर्क, अस्पष्ट तर्क। ठीक है, मतलब आपसे पूछा कुछ और जाए, ठीक है बच्चा, मतलब आपसे पूछा कुछ और जाए और आप बताने कुछ और लगो, अगर इस प्रकार का कोई तर्क है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका वीक कहलाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए एडवाइज्ड बेस्ड तर्क। ठीक है, एडवाइज्ड, ये आपका ए है, ठीक है, AD, एडवाइज्ड बेस्ड तर्क। ठीक है, अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो, अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो, ठीक है, अगर अपने तर्कों में आप किसी को सलाह दे रहे हो, तो वो तर्क भी आपका क्या माना जाएगा, वीक माना जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो आपको एडवाइस नहीं देना है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो तर्क है वो हमेशा क्या माना जाएगा, वीक माना जाएगा। तीसरा है आपका कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन अगर आप करने लगोगे, तुलना करने लगोगे, ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में, दो आपके स्टेट्स के बीच में, या किन्हीं दो कॉलेजों के बीच में आप कहीं पर भी अगर तुलना करने लगे, तो तुलना बेस्ड जो आपका तर्क होगा वो हमेशा क्या माना जाएगा, दुर्बल माना जाएगा, तुलना पर आधारित। ठीक है, चौथा आपका है अगर आपके तर्क में केवल आ जाए, ओनली आ जाए, अगर आपके तर्क में केवल आ जाए, ओनली आ जाए, तो ये भी तर्क आपका क्या माना जाएगा, दुर्बल माना जाएगा। और लास्ट आपका कह सकते हो कि अगर आपका तर्क अंधविश्वास पर आधारित है, ठीक है, पुराने विचारों ख्यालों पर आधारित है, ठीक है, तो वो आपका तर्क क्या माना जाएगा बच्चा, वीक माना जाएगा। ठीक है, तो आपका तर्क अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, अस्पष्ट मतलब एम्बिगुअस। ठीक है, दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि एडवाइस आपको नहीं देना है, ठीक है, सलाह नहीं देना है। तीसरा क्या है, कंपैरिजन नहीं करना है आपको। और चौथा क्या है, आपको केवल शब्द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐसा कर दोगे तो आपका तर्क क्या माना जाएगा, दुर्बल माना जाएगा, जिसको आप कह सकते हो कि आपका तर्क क्या है बच्चा, वीक है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन हो गया। तो चलिए, अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी तो आपको प्रश्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला पर हम आते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है, निर्देश, सबसे पहले पढ़िए निर्देश क्या कह रहा है। निर्देश कह रहा है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में निर्णय करते समय ठोस तर्क और निर्बल तर्क, जैसे जिसकी बात मैंने अभी आपसे बोली, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ठोस तर्क जिसको प्रबल कहते हैं, और ये निर्बल तो आपको पता ही है, दुर्बल और निर्बल। ठीक है, तो ठोस का मतलब होता है प्रबल, और निर्बल की बात तो कर ही नहीं रहा। चलिए, इसमें जहां तक है उस प्रश्न से संबंध हो प्रभेद करना वांछनीय होता है। देखो सीधी सी बात है कि आपको ये दो कथन दिया गया है और आपसे बताना है, आपको ये कथन दिया गया है और आपको ये दो तर्क दिए गए हैं और आपको बताना है कि इस कथन के आधार पर इन दोनों में से कौन सा तर्क ठोस है, कौन सा तर्क प्रबल है,
और कौन सा तर्क दुर्बल है। ठीक है, केवल पहला प्रबल है, केवल दूसरा प्रबल है, कि दोनों प्रबल है, कि दोनों प्रबल नहीं है, कि या तो पहला है या दूसरा है। ठीक है, तो बताना है आपको। देखिए या तो का ऑप्शन कब चूज करते हैं, देखिए या तो का ऑप्शन भी दिया गया है ना इसमें, तो आपको जानना होगा कि या तो का ऑप्शन कब चूज करते हैं। तो समझिएगा कि अगर कोई सामाजिक मुद्दा है, ठीक है, या अगर किसी फैमिली से रिलेटेड मुद्दा है, जैसे दो भाई के बीच में लड़ाई हो गई और आप सबसे बड़े भाई हो और आपको उनके बीच में आना है और उस लड़ाई को सुलझाना है, तो आप कैसे सुलझाओगे? तो भाई आप कहोगे, क्योंकि वो भी आपका भाई है, वो भी आपका भाई है, लड़ाई किए हैं किसी मुद्दे को लेकर, तो अगर आप किसी एक भाई के साथ गए उस कंडीशन पे, तो दूसरा भाई आपसे क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आप कहोगे कि भैया तुम्हारी भी बात सही है, तुम्हारी भी बात सही है, लेकिन अब आप लोग लड़ाई ना करो। तो जब भी सामाजिक रिलेटेड बातें होती हैं, जब भी सामाजिक रिलेटेड मुद्दा होता है, तो उस केस में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? या तो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अरे बात समझ में, जब भी फैमिली रिलेटेड इशू हो जाए, ठीक है, आपका सामाजिक रिलेटेड इशू हो जाए, तो वहां पर हमेशा क्या होगा? या तो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी एक के साथ गए तो तुरंत दूसरा जो पक्ष है वो क्या हो जाएगा बच्चा? नाराज हो जाएगा। तो हमको किसी एक के साथ जाना नहीं है। तो चलिए देखिए, तो कथन क्या दिया गया था कि क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया जाना चाहिए? ठीक है, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? तो आप बताइए कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि अगर आपको जो लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है वो हमेशा आपको ऑफिसर बन के आंसर को देना है, क्योंकि आज नहीं कल ये तो 100% तय है कि आपको किसी बढ़िया गवर्नमेंट पोस्ट पर विराजमान होना है। ठीक है, तो उस पोस्ट को संभालते समय जो भी आपके सामने परेशानियां कठिनाइयां आती हैं, उन्हीं सब परेशानियों पर आधारित आपका ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो बताइए अगर आप कहीं के कंसर्निंग ऑफिसर हैं और अगर आपसे ऐसा पूछा गया कि क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? अब दो व्यक्ति तर्क दे रहे हैं। पहला दे रहा है हाँ, इसमें मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अतः सामाजिक असंतुलन होता है। तो ये तो तर्क बिल्कुल 100% क्या है? ठोस है। दूसरा कह रहा है नहीं, तो नहीं का तो सवाल ही नहीं है कि नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, चाहे आपका बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों ही उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के डेट में दोनों का उतना ही रोल है। सब अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, तो ये जानना कोई बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है कि वो बेटी है या बेटा है, या बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, कोई भी हो। ठीक है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा तर्क क्या है? बिल्कुल वीक है। तो आपका इस प्रश्न का आंसर होगा कि केवल पहला तर्क क्या है बच्चा? ठोस है। आ रही बात समझ में? बहुत ही इजी टाइप का प्रश्न आता है। अगर आप सोशली थोड़ा सा कहीं पर भी रहे होंगे या थोड़ा सा भी सोशली जीवन जिया होगा, तो आप ऐसे प्रश्नों को चुटकी में कर लेंगे। बताइए अगला प्रश्न का आंसर क्या कह रहा है? क्या भारत में, बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट सोच के बताइए सभी लोग। देख लीजिए, आपके पास 20 सेकेंड है। क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में 2 या कई बच्चों के मुकाबले एक ही के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? फटाफट बताइए कि कौन सा तर्क सही है। जल्दी से बताइए कि कौन सा तर्क स्ट्रांग है। ठीक है, पहला कह रहा है कि हाँ, भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यही एकमात्र, मैंने बताया था आपको कि अगर आपके तर्क में एकमात्र आ जाए, ओनली आ जाए, तो वो तर्क 100% क्या होता है? वो तर्क 100% क्या होता है? वीक होता है। तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा कह रहा है नहीं, इस तरह के दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई भी देश अपनाता नहीं है। मैंने बताया था कि किसी से क्या करना है? तुलना नहीं करना है। आपको किसी और कंट्री में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, आपको कहीं भी तुलना नहीं करना है। ठीक है, ना ही आपको ओनली का प्रयोग करना है, ना ही आपको किसी से तुलना करना है। आपको जो खुद करना है या जो अपने देश में करना है वो करिए, आपको किसी देश से कंपैरिजन नहीं करना है।
तो ये दोनों चीजें ही आ रही हैं, तो आपका होगा कि ना तो तर्क 1 और ना तो तर्क 2 क्या है, ठोस है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 क्या है, ठोस है, दोनों ही क्या है, वीक है। अगला पढ़िए फटाफट, अगला जल्दी से पढ़िए और अपने प्रश्न का आंसर दीजिए बच्चा। अगला फटाफट पढ़िए और अपने प्रश्न का आंसर दीजिए कि क्या होगा। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अब देखिए पहला क्या कह रहा है कि हाँ, यदि मौजूदा रफ्तार से खनन कार्य चलता रहा तो कोयले का वर्तमान भंडार अधिक दिन तक नहीं रहेगा। दूसरा, नहीं, हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अब बताइए इस प्रश्न का कौन सा तर्क ठोस है, बताइए इस प्रश्न का कौन सा तर्क ठोस है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि हाँ, यदि मौजूदा रफ्तार में खनन कार्य चलता रहा तो कोयले का वर्तमान भंडार अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चीजें खत्म होती हैं तो कोयला क्या है, प्राकृतिक वो है। ठीक है, ये खत्म भी होगा तो उगता भी रहेगा। भाई कोयला तो अपने आप जमीन से पैदा होता है ना, तो ये खत्म भी होगा तो उगेगा भी। ठीक है, अगला कह रहा है कि नहीं, हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ये बिल्कुल सही है भाई, जब तक हमारे पास वैकल्पिक स्रोत उतने मात्रा में ना हो जाए तब तक हम उसके खनन पर क्या प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि केवल दूसरा ठोस क्या है, प्रबल है। आ रही बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखिए कह रहा है कि क्या बड़े शहरों के सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा दिया जाना और इसमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए। नहीं, ऐसा सब लोग के घर और जीविका को नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उन्हें नई जगह पर बसाया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है हाँ, बड़े शहरों को विकासात्मक गतिविधियां चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की जरूरत होती है, इसलिए इन झोपड़ियों को हटा दिया जाना चाहिए। जल्दी से फटाफट बताइए, अगर आप कहीं के कंसर्निंग ऑफिसर हैं और आपसे इस मुद्दे के संदर्भ में अगर आपसे राय ली गई तो आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। 20 सेकंड है, जल्दी से सोच के बताइए कि इस संदर्भ में आपकी राय क्या है। जल्दी से बताइए कि इस संदर्भ में आपकी राय क्या है बच्चा, क्या है, दोनों ठोस है कि दोनों आपका वीक है कि केवल एक ठोस है और केवल एक वीक है। बेटा फटाफट बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए, ध्यान से सोचकर बताइए, जल्दी से सोच के बताइए। देखिए अब अगर आप कहीं के कंसर्निंग ऑफिसर हैं और आपको अपने शहर का विकास करना है और आपके सामने ऐसा आएगा तो आपको ये दोनों ही स्टेप उठाना पड़ेगा। ये दोनों ही जो आपकी राय दी गई है ये दोनों ही क्या है, ठोस है। पहला कह रहा है कि नहीं, ऐसे सब लोगों को घर और जीविका को नष्ट हो जाएगा, इसलिए नई जगह पर उन्हें बसाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है, नई जगह पर बसाना। भाई आपको जगह तो चाहिए, तो जगह के लिए आपको झुग्गी झोपड़ियों को तो हटाना पड़ेगा, लेकिन वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको नई जगह पर क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना भी आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये भी तर्क अपनी जगह पे सही है। दूसरा कह रहा है कि हाँ, बड़े शहरों को विकासात्मक गतिविधियां चलाने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत होती है, इसलिए झोपड़ियों को हटा दिया जाना चाहिए। तो बिल्कुल झोपड़ियों को हटाया जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन झोपड़ियों से जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको नई जगह पर शिफ्ट करना भी आपका क्या है, कर्तव्य है। तो ये दोनों ही जो आपकी राय दी गई है, ये दोनों ही जो तर्क है वो तर्क क्या है, ठोस है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, दोनों तर्क क्या है, ठोस है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। इस प्रश्न का आंसर होगा कि दोनों ही तर्क क्या है बच्चा, ठोस है। ठीक है, तर्क 1 और 2 दोनों ही क्या है, ठोस है। चलिए देखिए अगले प्रश्न पर आइए, बताइए अगला। देखिए, क्या भारत में महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की तरह यूनिफॉर्म होना चाहिए। कह रहा है कि क्या भारत में महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की तरह यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब भारत में महाविद्यालयों की तरह कुछ
विद्यार्थियों की तरह क्या भारत में महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की तरह यूनिफॉर्म होना चाहिए? अब देखिए पहला क्या कह रहा है, हाँ इसमें महाविद्यालयों का परिवेश सुधर जाएगा क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने परिधान सब ढंग तरीके से पहने होंगे। दूसरा क्या कह रहा है, नहीं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अनुशासनबद्ध नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें मनपसंद कपड़े पहनकर कॉलेज आने की छूट होनी चाहिए। फटाफट बताइए क्या होगा आपके हिसाब से? आपके हिसाब से अगर आप कहीं के महाविद्यालय के प्रबंधक हैं और आपके सामने ऐसी चीजें आती हैं तो आप बताइए क्या कहेंगे? बताइए बताइए फटाफट बताइए। तो देखिए क्या कह रहा है, क्या भारत में महाविद्यालय, कह रहा है यूनिवर्सिटीज में क्या यूनिफॉर्म होना चाहिए? तो देखिए स्कूल तक तो यूनिफॉर्म की चीजें समझ में आती है बच्चा, ठीक है, स्कूल तक यूनिफॉर्म की चीजें समझ में आती हैं। अगर आप एक बार स्कूल लाइफ जी लिए, ठीक है, और आपने यूनिफॉर्म पहनकर अपने आप को अनुशासन के साथ आपने आप को जी लिया, ठीक है, तो अब आगे आप पर कोई बहुत ज्यादा बाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति को सुधरना होता है या बिगड़ना होता है वो उसकी स्कूल की लाइफ होती है। 1 से लेकर 12 तक कर उसको जो परवरिश मिल जाएगी, वो जिसको जो शिक्षा मिल जाएगी, उसके जो आदर्श हो जाएंगे, वो फिर आगे यूनिवर्सिटीज में कंटिन्यू होते हैं। यूनिवर्सिटीज में कोई वो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज में चाहो कि उसको सभ्य बना दो, सुशील बना दो, अनुशासन के साथ बना दो, वो पॉसिबल नहीं है, और ना ही उन एज के बच्चों पर हम कोई चीज थोप सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो कह रहा है कि हाँ इससे महाविद्यालयों का प्रवेश सुधर जाएगा क्योंकि सभी विद्यालयों के परिधान सब ढंग तरीके से होंगे, तो ये तो हमको बिल्कुल ही स्ट्रांग नहीं लग रहा है, ये तो हमको वीक लग रहा है। क्योंकि अगर हम कहीं के प्रबंधक होंगे तो अपने कॉलेज में तो बहुत ज्यादा किसी ड्रेस के लिए हम कोई कंपल्सन नहीं करेंगे, तो ये तो आपका क्या है, वीक है। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है कि नहीं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अनुशासनबद्ध नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें मनपसंद कपड़े पहनकर कॉलेज आने की छूट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज के बाद फिर उनकी लाइफ स्टार्ट होगी जॉब पर, जहां पर उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है। तो स्कूल और जॉब के बीच में ये जो कॉलेज लाइफ होती है, अगर कॉलेज स्कूल लाइफ में वो अनुशासन के साथ अपने आप को बांध लिया है तो कॉलेज में भी उसी को कंटिन्यू करेगा। तो हमको नहीं लगता है कि कोई ड्रेस कोड बहुत ज्यादा कंपल्सन होना चाहिए। तो ये जो आपका तर्क है कि ड्रेस कोड के वजह से उसके अंदर अनुशासन आता है किसी व्यक्ति के अंदर, तो ये तो बिल्कुल ही वीक है। दूसरा आपका क्या है, स्ट्रांग है। तो आपको कहा जा सकता है कि जो कथन तर्क 2 है वो क्या है, ठोस है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तर्क 2 क्या है, ठोस है। क्लियर है ना? चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थितियों के आधार पर तय करने की अनुमति देनी चाहिए? बताइए, क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य की स्थितियां के आधार पर तय करने की अनुमति देनी चाहिए? पहला कह रहा है हाँ यही एकमात्र तरीका है जिससे तेल कंपनियों की वाणिज्य रूप में सफल बनाया जा सके। दूसरा कह रहा है कि नहीं, इससे आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी क्योंकि इस अनुमति से आवश्यक वस्तुओं के खुदरा कीमतों पर अतिरिक्त बोझ आएगा। ठीक है, चलिए बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। जल्दी से कमेंट करिए, 20 सेकंड है आपके पास। देखिए आपकी सोच क्या कहती है इसके संबंध में, ठीक है, बताइए। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि यहां यही एकमात्र, जहां पर बच्चा एकमात्र दिख जाए ना तुरंत वो आपका तुरंत वीक हो जाएगा, ये तो आपका बिल्कुल वीक है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, इससे आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी क्योंकि इस अनुमति से आवश्यक वस्तुओं के खुदरा कीमतों पर अतिरिक्त बोझ आएगा, ये बिल्कुल सही है। ये आपका जो तर्क है वो बिल्कुल स्ट्रांग है और इसमें केवल आ गया तो ये तो वहीं पर वीक हो गया। इस प्रश्न का आंसर होगा कि केवल दूसरा तर्क क्या है, ठोस है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल दूसरा तर्क क्या है, ठोस है।
देखिए क्या कह रहा है कि क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार के स्थितियों के आधार पर तय करने की अनुमति देनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भाई, अगर सारी चीजें क्या है, पेट्रोल और डीजल के दाम के अकॉर्डिंग ही घटती बढ़ती हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कोई, आप मतलब बिजनेस कर रहे हैं और आपको अपने बिजनेस के लिए सामान मंगाना है, तो आप किसी गाड़ी से ही मंगाओगे भाई, किसी ट्रक से, किसी आप 4 व्हीलर से ही सामान मंगाओगे। अब अगर तेल का दाम अधिक होगा, ठीक है, तो उस सामान को जो मंगाओगे तो बेचोगे भी महंगा, क्योंकि उसमें से तेल का दाम भी निकालना है। तो सब कुछ इसी पेट्रोलियम के उत्पादों पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उस पे खुदरा दाम पे भी असर पड़ेगा। अगला क्या कह रहा है, क्या मृत्यु दंड भारत में पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए? बताइए, कथन जो 1 है, क्या मृत्यु दंड भारत में पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए? पहला कह रहा है कि हाँ, यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्यु दंड समाप्त कर दिया। दूसरा कह रहा है नहीं, अपराधी के मन में भय बनाए रखने का एक तरीका है जो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है। फटाफट बताइए, इस प्रश्न के हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत में मृत्यु दंड, ठीक है? तो देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला अगर आप तर्क देखोगे, ठीक है, पहला आप तर्क देखोगे तो यूरोपीय संघ के सभी देशों, इससे तुलना कर दिया तो ये तो आपका क्या हो गया, ये तुरंत वीक हो गया। ठीक है, पहला अगर किसी और कंट्री से तुलना कर दिया तो ये तुरंत क्या हो गया, वीक हो गया। आप देखो दूसरा, देखो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि नहीं, अपराधी के मन में भय बनाए रखने के लिए एक तरीका है जो उन्हें जघन्य अपराध करने से क्या करता है बच्चा, रोकता है। तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे सही है और इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का यही होगा कि केवल जो तर्क 2 है वो क्या है, ठोस है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा कि केवल जो तर्क 2 है वो क्या है, ठोस है। भाई अगर ऐसा नहीं होगा, अगर मृत्यु दंड का प्रावधान ना हो तो अपराध क्या हो जाए, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए इंडिया के अंदर या कहीं पर भी। ठीक है, तो ये तो एक कंडीशन होनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर डर रहे। ठीक है, डर एक ऐसा नहीं है कि डर नहीं होना चाहिए, लेकिन डर एक लिमिट तक सही है। जैसे बच्चे को अपने पिताजी से डर होना चाहिए, ठीक है, एक स्टूडेंट को विद्यार्थी से एक लिमिट तक का डर होना चाहिए। ठीक है, ताकि एक लिमिटेशंस बनी रहे। ठीक है, अपना अगर कोई किसी समाज में रह रहा है तो उसको अच्छे कामों के लिए अच्छे काम करे, बुरे काम ना करे, इसके लिए एक डर होना चाहिए। ठीक है, तो डर जरूरी है एक लिमिट तक। चलिए देखिए क्या कह रहा है, क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए? पहला क्या दे रहा तर्क, नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र की बात कर रहा, ध्यान दीजिएगा, नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग उस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहते। दूसरा कह रहा कि हाँ, यह ऐसे सैनिकों को तैयार करने में मदद करेगा जो लंबे समय तक देश की सेवा करेंगे। अब बताइए, आपके इस कथन के संदर्भ में आपको क्या लगता है कि कौन सा तर्क आपको स्ट्रांग लग रहा है और कौन सा तर्क आपको सही लग रहा है? ठीक है, तो बताइए। तो देखिए यहाँ पर पहला तर्क बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 18 वर्ष से कम उम्र के लोग होते हैं ना बच्चा, जो 18 वर्ष से कम उम्र के लोग होते हैं उनको माना जाता है कि अभी वो फिजिकली और मेंटली डिसीजन लेने के लिए उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ किसी भी कार्य के लिए एक एज लिमिट किया गया है, वो है 18 वर्ष। ठीक है, ये मान के चलते हैं साइंटिफिक तरीके से कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो लोग होते हैं वो उतने मैच्योर नहीं होते हैं, वो किसी भी डिसीजन को लेते समय उतनी मैच्योरनेस नहीं दिखाएंगे। इसलिए अगर उनको सेना में भर्ती करोगे तो सेना में जो लोगों की जरूरत होती है वो भाई शारीरिक रूप से तो जरूरत होती है, लेकिन मेंटली रूप से भी उनको बहुत स्ट्रांग होना रहता है। उनका डिसीजन जो होता है वो बहुत शार्प होता है, बहुत सटीक होता है। तो इसलिए जो पहला तर्क है वही क्या है, स्ट्रांग है। दूसरा तर्क आपका क्या है, वीक है। ठीक है, तो आपका यहां पर हो जाएगा कि जो तर्क पहला है, जो तर्क 1 है वो क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल पहला तर्क क्या है, ठोस है। चलिए देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगा चाहिए? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर।
कथन कह रहा है कि क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगाना चाहिए। पहला कह रहा है कि हाँ यही तरीका है लोगों को तंबाकू प्रयोग से रोकने के लिए, और दूसरा कह रहा है कि नहीं, ये कंपनियां इन प्रचारों को तैयार करने में काफी खर्च करती हैं, इसलिए इन पर रोक नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, बताइए क्या होगा, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए, 20 सेकंड है आप लोग के पास, जल्दी से सोच के बताइए कि क्या होगा। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगाया जाना चाहिए। अब क्या कह रहा है कि हाँ यह तरीका है लोगों को तंबाकू प्रयोग से रोकने के लिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि नहीं, ये कंपनियों को इन प्रचारों को तैयार करने के लिए काफी खर्च करती है, इसलिए इन पर रोक नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो देखो आपसे कह रहा है कि हाँ यही तरीका है, यहां पे क्या कह दिया, यही तरीका है। ठीक है, अब यही तरीका है मतलब यहां पर कह रहा है कि यही एक तरीका है कि जिससे तंबाकू का प्रयोग रुक सकता है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि यही एकमात्र तरीका है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, ये कंपनियां इन प्रचारों को तैयार करने में काफी खर्च करती हैं, इसलिए इन पर रोक नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी आपका स्ट्रांग नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 क्या है, ठोस है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा कि ना ही तर्क 1 और ना ही तर्क 2 क्या है, ठोस है। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर क्या कह रहा था कि नहीं, ये तो भाई कंपैरिजन कर दिया तो पहले ही हट गया कि हाँ यही तरीका, सॉरी यहां पर केवल यही, मतलब आपको कह दिया कि यही एक तरीका है या यही तरीका है, तो यहां पर कह दिया कि भाई केवल यही तरीका यहां पर आ गया, यहां पर कहीं ना कहीं ओनली वर्ड आ रहा है, तो ये तो आपका वीक हो गया। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि नहीं, ये कंपनियां इन प्रचारों को तैयार करने में काफी खर्च करती हैं, इसलिए इन पर रोक नहीं लगाना चाहिए। अब ये बताओ बच्चा कि तंबाकू बनाने वाली कंपनियों का प्रतिनिधित्व प्रचार, ठीक है, अब गुटखा खाने के लिए प्रमोट करना प्रचार में, ये कहाँ का वो है, ठीक है, कहाँ किस तरीके से अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो भाई पैसा कमाने के लिए गलत चीज का प्रचार करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, इसीलिए इन पर रोक नहीं लगाना चाहिए, और बिल्कुल रोक लगाना चाहिए, नहीं तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये भी जो तर्क दिया जा रहा है ठोस है। भाई आपको जो भी अपनी एडवाइस देना है उससे जनता का भला होना चाहिए ना, ये नहीं कि पैसा कमाने के लिए जनता को ही लूट लो या जनता को ही बेवकूफ बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो ये भी आपका क्या है, वीक है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 क्या है, ठोस है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला क्या कह रहा है, क्या निजी क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पहला कह रहा है कि नहीं, निजी क्षेत्रों का प्रबंधन इस प्रश्न पर तैयार नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि हाँ यह कमजोर वर्गों को आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार लाएगा। फटाफट बताओ, 20 सेकंड का टाइम है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। बताइए, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पहला कथन क्या क्या है, पहले पढ़िए, क्या निजी क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, नहीं, निजी क्षेत्रों का प्रबंधन इस प्रश्न पर तैयार नहीं होगा। दूसरा कह रहा है हाँ यह कमजोर वर्गों को आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार लाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो आपका तर्क लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग आपका तर्क क्या है, दूसरा स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि जो पहला कह रहा है कि नहीं, निजी क्षेत्रों में प्रबंधन इस प्रश्न पर तैयार नहीं है, तो भाई ये जो आरक्षण दिया गया है कमजोर वर्गों को, ठीक है, जो कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया गया, अगर सरकार दे रही है आरक्षण कमजोर वर्गों को, ठीक है,
तो आप सरकार के डिसीजन पर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। अगर सरकार आरक्षण दे रही है तो आपको सरकार के डिसीजन पर क्या करना है, इंटरफेयर नहीं करना है, उसमें कुछ बीच में कुछ भी आपको इंटरफेयर नहीं करना है। भाई आरक्षण कमजोर वर्ग का देना ये सरकार का डिसीजन है, तो अगर आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं तो आपका जो डिसीजन होगा वो मान्य नहीं होगा। अगर आपका आर्गुमेंट होगा तो वो आर्गुमेंट क्या होगा, वीक होगा। दूसरा कह रहा है हाँ या कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक स्थितियों में बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो कमजोर वर्ग के आर्थिक स्थितियों को क्या करेगा, ये लाभ पहुंचाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल दूसरा तर्क क्या है, ठोस है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर आपके एग्जाम में स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा तर्क आपका प्रबल है, कौन सा तर्क आपका ठोस है, कौन सा तर्क आपका निर्बल है, दुर्बल है या वीक है, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया, कुछ प्रश्नों को लेकर मैंने आपको डिस्कस कर दिया और यही अप्रोच रखना है आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय। आप खुद मान लीजिएगा कि आप एक ऑफिसर हैं और आपके सामने अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर आपके अगले टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्रवाइयाँ, ठीक है। चलिए आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखें और इसी तरह अपना सहयोग और प्यार बनाए रखें। चलिए थैंक यू।